नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 वाटर। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। अगर आपकी फैमिली को केवल 1 बाल्टी पानी दिया जाए 1 सप्ताह तक, तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बैथ? तो क्या आप खाना पका पाएंगे? क्या आप बर्तन धो पाएंगे? क्या आप कपड़े धो पाएंगे? या फिर क्या आप नहा पाएंगे उस 1 बाल्टी पानी से? वट आर अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू? तो और ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे? वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? क्या होगा अगर हमें बहुत दिनों तक आसानी से पानी नहीं मिलता है? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Figure 14.1 फिगर 14.1 में दिखाया गया है कि किन किन एक्टिविटीज़ के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? क्या आपको आइडिया है कि हम एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? हाउ मच वाटर डू वी यूज़? एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। आप उन सभी एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हों। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। तो यह टेबल 14.1, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है यहाँ लिखी हुई हैं। तो इनमें आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीने के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, ब्रश करने के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको इस टेबल में यहाँ भरना है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। तो इसी तरह का एक टेबल आप अपने नोटबुक में बनाएं। थ्रू आउट द डे मीजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। तो आपके द्वारा और आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कितना पानी इस्तेमाल होता है इन सारी एक्टिविटीज़ में, आपको यहाँ पे वो नोट करना है। You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. तो पानी का इस्तेमाल आप एक मग, एक बाल्टी या एक ग्लास के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। You now have rough idea as to how much water your family uses in a day. तो अब आपको एक रफ आइडिया होगा इस टेबल को बनाने के बाद कि आपकी फैमिली कितना पानी इस्तेमाल करती है एक दिन में। Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप अब कैलकुलेट कीजिए कि आपकी फैमिली को एक साल में कितना पानी चाहिए होगा। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। अब इस अमाउंट को आप अपने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर से डिवाइड कर दें। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 5। This will give an idea of amount of water needed by one member of your family in a year. तो ये फिगर हमें बताएगा कि हमारे परिवार के एक आदमी के लिए एक साल में कितना पानी जरूरी है। Find the number of people that live in your village or town. अब आप पता कीजिए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. अब आपको पता चलेगा कि आपके शहर या आपके गांव के द्वारा कितना पानी नीडेड है, कितनी पानी की ज़रूरत है एक साल में। बूझो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज? तो बूझो सोच रहा है कि क्या हमारे देश में ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, और अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो वे कैसे मैनेज करते हैं। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। आपने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का लिस्ट बनाया है जिसमें आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। डू यू थिंक आर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पानी की जो रिक्वायरमेंट है, पानी की जो नीड है, इन्हीं एक्टिविटीज़ तक सीमित है? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. हम दाल, चावल, सब्जी, इन सभी को फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं रोज। We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plants. और हम ये भी जानते हैं कि कपड़ा बनाने के लिए जो भी फाइबर इस्तेमाल होता है वो भी पेड़ों से ही आता है। Is water not needed to grow these?
तो क्या इन पौधों को उगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं है? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? तो क्या आप पानी का और इस्तेमाल सोच सकते हैं? वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज। तो पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है उन सभी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी थिंग्स। तो पानी का इस्तेमाल केवल हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, और भी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। पहेली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ अ बुक। पहेली आपको बताना चाहती है कि किताब के हर पन्ने को बनाने के लिए 2 ग्लास वाटर की जरूरत होती है, 2 ग्लास पानी की जरूरत होती है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? तो ये जो पानी है वो कहाँ से आता है? 14.2 वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज? आप जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है? सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंड पंप। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम पानी नदी से लाते हैं, झरने से लाते हैं, पोखर से लाते हैं, तालाब से लाते हैं, या कुएं या हैंडपंप से लाते हैं। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें पानी नल से मिलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? तो क्या आपने कभी सोचा है कि नल में पानी कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। तो नल में जो पानी आता है वो या तो एक नदी से, एक तालाब से, या फिर एक कुएं से होके आता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। उसके बाद इस पानी को पाइप के नेटवर्क के थ्रू सप्लाई किया जाता है और वो हमारे घरों तक पहुंचता है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज। हम में से हर कोई अपने घरों में अलग अलग तरीकों से पानी पाता होगा। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेस सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। लेकिन हम सभी को पानी रिवर से, नदी से, तालाब से, झील से या कुएं से मिलता है। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स? हमने पानी के कुछ सोर्सेस के बारे में यहाँ देखा है। तो अब इस तालाब में, इस झील में या फिर नदी में पानी कहाँ से आता है? बूझो wants you to imagine a day in your life where water supply through the tap is not available. So you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on the other day? बूझो चाहता है कि आप इमेजिन करें कि एक दिन आपको नल से पानी नहीं मिला और आपको ये पानी बहुत दूर जाके लाना पड़ा। तो क्या आप पानी का उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह आप बाकी दिनों में करते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत करके पानी लाएंगे तो बहुत संभाल के उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना? 14.3 डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर? क्या आपको पता है कि धरती का 2/3 हिस्सा, 2/3, पानी से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशन एंड सीज। इसका ज़्यादातर पार्ट समंदर में है। द वाटर इन द ओशन एंड सीज हैज़ मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। तो ओशन और सी का जो वाटर है उसमें बहुत तरह के सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड होते हैं। द वाटर इज सैलाइन, और वैसे वाटर को हम सैलाइन वाटर कहते हैं। समंदर में जो पानी पाया जाता है जिसमें बहुत तरह के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, उस तरह के वाटर को हम सैलाइन वाटर कहते हैं। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड। तो इस तरह का सैलाइन वाटर ना ही हमारे डोमेस्टिक कामों के लिए, घरेलू कामों के लिए ज़रूरी होता है, ना ही वो एग्रीकल्चर में हमें हेल्प कर सकता है, ना ही उससे इंडस्ट्रियल नीड सेटिस्फाइड होती हैं। You may have heard the famous line of the poem Rhyme of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, not a drop to drink. आपने ये मशहूर कविता सुनी होगी। Here the poet has described the plight of sailor on a ship lost in the ocean. ये कविता एक ऐसे सेलर की दुर्दशा को बताता है जो कि समंदर में कहीं खो गया है अपने जहाज के साथ। उसे हर तरफ पानी दिखाई देता है लेकिन वो पी नहीं सकता है। येट ओशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। हम समंदर का पानी सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सलाइन होता है, उसमें बहुत तरह के सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस पानी में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं।
डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? तो क्या आपको ये अजीब लगता है? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी। आखिरकार जो पानी हम यूज़ करते हैं उसमें नमक नहीं होता, वो सॉल्टी नहीं होता। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम ओशंस। हम में से बहुत सारे समंदर से बहुत दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस? तो क्या इन जगहों पे भी जो वाटर का सप्लाई है वो ओशन पे, समंदर पे डिपेंड करता है क्या? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर? तो समंदर का पानी नदी में, तालाब में, कुओं तक कैसे पहुंचता है जहां से हमें वाटर का सप्लाई होता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेस इज नॉट सैलाइन एनी मोर? और कैसे नदी, तालाब या कुएं का पानी नमकीन नहीं है? अगर समंदर से इन सोर्सेस में पानी आता है तो आइडियली इन्हें भी नमकीन होना चाहिए ना, तो ये नमकीन नहीं है। आइए आगे देखें। दिस इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो इसका जवाब है वाटर साइकिल। तो समंदर से हमारे नदी, तालाब या कुएं में जो पानी आता है वो वाटर साइकिल के थ्रू आता है। 14.3 वाटर साइकिल। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? आपने कितनी बार नोटिस किया है कि अगर फर्श पे पानी गिर जाए तो वो कुछ देर बाद सूख जाता है? द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। और पानी गायब हो गया ऐसा लगता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। उसी तरह भीगे कपड़े से पानी सूख जाता है। यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, इसका एक फोटो है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर रेन्स। छत पर से, रोड से या और भी जगह जहाँ पानी होता है वो सूख जाता है समय के साथ। वेयर डज दिस वाटर गो? तो ये सारा पानी कहाँ चला गया? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट वॉज हीटेड? तो आपको अगर चैप्टर 5 की एक्टिविटी 6 याद हो जिसमें हमने नमक मिले हुए पानी को गर्म किया था, व्हाट डिड वी फाइंड? तो हमें क्या मिला था? द वाटर इवापोरेटेड एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। तो नमक मिले हुए पानी को जब हमने गर्म किया था तो पानी उड़ गया था और केवल नमक बचा था। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. तो इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलता है कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो पानी वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है और उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाता है। इसका मतलब पानी जो वेपर बना वो अपने साथ सॉल्ट को लेकर नहीं गया, सॉल्ट पीछे रह गया। वाटर वेपर so formed becomes a part of the air and cannot usually be seen. तो वाटर वेपर जो है वो हवा का पार्ट बन जाता है और जनरली आप वाटर वेपर को नहीं देख सकते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। तो इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चला था कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसे गर्म करना जरूरी होता है। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज। हमने ये भी नोटिस किया है कि खेतों से, रोड पर से, छत से या दूसरे लैंड एरियाज से पानी सूखता है और वो वाटर वेपर बनता है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवापोरेट। हमने चैप्टर 5 में ये देखा है कि नमक बनाने के लिए पानी को गड्ढों में छोड़ दिया जाता है ताकि वाटर इवापोरेट हो जाए और हमें गड्ढों में नमक मिले। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीडेड टू इवापोरेट? तो पानी को ये गर्मी कहाँ से मिलती है ताकि ये इवापोरेट होता है? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 2, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स। दो एक तरह के प्लेट लें। प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। एक प्लेट को सनलाइट में रखें और दूसरे को छाया में रखें। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट। फिगर 14.5। तो यहाँ फिगर 14.5 में दिखाया गया है, इस तरह के दो प्लेट लें, दोनों में इक्वल वाटर रखें और एक प्लेट को ऐसे सनलाइट में डायरेक्टली रखें और एक प्लेट को इधर छाया में रखें। यू कैन यूज अ कैप
ऑफ अ बोतल टू मीजर वाटर। आप एक बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को नापने के लिए, ताकि आप दोनों प्लेट में बराबर पानी रख सकें। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी बहे ना। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। इन दोनों प्लेट को हर 15 मिनट पे देखें, ऑब्जर्व करें। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर। तो क्या 15 मिनट के बाद आपको पानी गायब होता हुआ लगता है, पानी गायब होता हुआ मालूम पड़ता है? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट। तो इन दोनों प्लेट में से सबसे पहले पानी किस प्लेट से गायब हुआ? वट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवापोरेशन। तो इस इवापोरेशन के लिए गर्मी का स्रोत, हीट का सोर्स कौन है? ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिन के समय नदी में, समंदर में, तालाब में, झील पे सनलाइट पड़ता है। द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। खेत और भी जमीनी हिस्सों पर सनलाइट पड़ता है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। तो सनलाइट में जो हीट है उसके कारण वाटर वेपर में चेंज होता है इन सभी जगहों से। हाउएवर द सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। और पानी में जो भी नमक घुला हुआ है वो पीछे छूट जाता है। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद उस प्लेट से भी पानी गायब हो जाएगा जो छाये में रखा हुआ है। दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम। हो सकता है कि छाये वाले प्लेट से पानी को उड़ने में, गायब होने में ज़्यादा समय लगे। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर। तो क्या सनलाइट से जो हीट आ रही थी यहाँ तक भी पहुंची, इस छाये तक भी पहुंची? यस। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। तो दिन के समय हमारे आसपास जो भी एयर है वो गर्म हो जाता है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। और यही गर्म हवा इस छाये में रखे हुए वाटर के लिए हीट का सोर्स है, गर्मी का स्रोत है, ताकि ये इवापोरेट हो सका। दस इवापोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसेस ऑफ वाटर। इवापोरेशन हर पानी के खुले सरफेस से होता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। तो इससे वाटर वेपर हमेशा हवा में मिलता रहता है। हाउएवर इवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन जो ये पानी का इवापोरेशन है, पानी का भाप बनना है, वो एक स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होता है। दिस इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर। इसीलिए हम बहुत रेयरली ये नोटिस करते हैं कि अगर एक बाल्टी में पानी भरा है तो उसमें से कुछ गायब भी हुआ है। इन सनलाइट इवापोरेशन टेक प्लेस फास्टर। सूरज के प्रकाश में, सनलाइट में इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवापोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर। अगर आप पानी को एक कंटेनर में रख के गर्म करें बर्नर पे तो इवापोरेशन और जल्दी जल्दी होगा। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर। तो क्या और भी कोई प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर एयर में जाता है इवापोरेशन को छोड़ के? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि पौधों को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Plant इस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं और कुछ पानी को अपने दूसरे हिस्सों में स्टोर करके भी रखते हैं। Remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. पानी का बचा हुआ हिस्सा प्लांट रिलीज कर देता है एयर में एज अ वाटर वेपर, और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते थे। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? क्या आपको याद है हमने चैप्टर 7 के एक्टिविटी 4 में ट्रांसपिरेशन को ऑब्जर्व किया था, एक पॉलीथीन बैग बांध के एक हरे पत्ते में। Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. Water vapor एयर में दो तरीकों से आता है, एक है evaporation, दूसरा है transpiration. Is it lost forever? तो ये जो वाटर वेपर एयर में एंटर करता है क्या वो हमेशा के लिए खो जाता है? No, we get it back again as we'll see.
हम इसे वापस भी पाते हैं, हम इसके बारे में आगे देखेंगे। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, तो बादल कैसे बनता है। एक्टिविटी 3, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक ग्लास लें जिसमें आधा पानी भरा हो, जैसे कि यहाँ इस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, ग्लास को बाहर से आप पोंछ लें एक साफ कपड़े से। एड सम आइस इनटू द वाटर, पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, और 1-2 मिनट इंतजार करें। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और 1-2 मिनट बाद ग्लास के आउटर सरफेस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आप ऑब्जर्व करें। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, तो 1-2 मिनट बाद आप देखेंगे कि ग्लास के आउटर सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे आपको मिलेंगे। तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर cools the air around it and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass। तो आइस डालने से ये जो ग्लास का सरफेस है ये ठंडा हो गया और इसने अपने आसपास के एयर को ठंडा किया, जिससे एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स हैं वो इस पे कंडेंस होना चालू हो गए और उसके बाद हमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिले। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5, और इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को हमने चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में भी देखा था। पहेली हैज नोटिस ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग्स। डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स or metal surfaces like iron grills and gates on a cold morning? Is this due to condensation? Do you see this happening on hot summer mornings? तो आप ठंडी के दिनों में देखेंगे कि लोहे के ग्रिल्स पे या फिर पत्तों पे सुबह सुबह आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, पानी की बूंदें मिलेंगी। तो ये चीज़ें कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ठंड से पानी में जो प्रेजेंट वाटर वेपर है वो कंडेंस होके इन सरफेसेस पे हमें जमा मिलता है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये एक मेजर रोल प्ले करता है, एक अहम भूमिका निभाता है पानी को वापस धरती पर लाने में। हाउ डज इट हैपन, तो ये कैसे होता है। As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler। हम जैसे जैसे धरती के सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। When the air moves up, it gets cooler and cooler। जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है वो ठंडी होती जाती है। At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets। एक पर्याप्त ऊंचाई पर हवा जब चली जाती है तो वो इतनी ठंडी हो जाती है कि हवा में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो कंडेंस करके छोटे छोटे बूंद में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स। तो ये वही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो आसमान में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, जिन्हें हम क्लाउड कहते हैं, वह हमें क्लाउड की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्लाउड की कुछ फोटोज आपको दिखा दी गई हैं। इट सो हैपेंस दैट many droplets of water come together to form large sized drops of water। तो ये छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स मिलके बड़े बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं। बूझो हैज नोटिस्ड फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग्स। बूझो ने जमीन के पास ठंडी के दिनों में फॉग ऑब्जर्व किया है। He wonders if this is also condensation of water vapor near the ground। What do you think? तो क्या फॉग भी वाटर वेपर के कंडेंसेशन के कारण ही होता है। Some drops of water become so heavy that they begin to fall। तो आसमान में जाने के बाद बादलों में पानी का कुछ बूंद इतना भारी हो जाता है कि वो नीचे को गिरने लगता है। These falling water drops are what we call rain। तो ये वही पानी की बूंदें हैं जो नीचे की तरफ आती है, जिसे हम रेन कहते हैं और वर्षा होती है। इन स्पेशल कंडीशंस इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कुछ विशेष कंडीशन में
ये ओले और बर्फ की तरह भी गिर सकती है। Thus, water in form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud and then comes back to the ground as rain, hail और snow. तो वाटर हमारा वेपर के रूप में हवा में जाता है इवापोरेट होके या ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और उसके बाद बादल बनता है एंड देन जमीन पे वापस आता है, या तो बारिश के रूप में या फिर ओले के रूप में या फिर बर्फ के रूप में। 14.4 बैक टू द ओशंस। अब पानी समुद्र तक वापस कैसे पहुंचता है ये जानेंगे। What happens to the water that rain and snow bring to different regions of the earth? तो बर्फबारी में या फिर बारिश के बाद जो पानी धरती पर आता है उसका क्या होता है। Almost all land surfaces are above the level of oceans. तो जमीन की जितनी सतह है वो सारे समुद्र के लेवल से ऊंचे हैं। Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. तो वे सारे पानी की बूंदें जो धरती पे पड़ती हैं, जमीन पे पड़ती हैं, वो अंत में समुद्र को ही जाती हैं। This happens in many ways. ये बहुत तरीकों से होता है। Snow in the mountains melts into water. पहाड़ पे जो बर्फ पड़ती है वो पिघल के पानी बनती है। This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. और ये पानी नदी के रूप में पहाड़ से नीचे को बह जाती है। Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of river and streams. कुछ पानी जो धरती पे भी गिरती है वो भी जाके स्ट्रीम्स की मदद से, छोटे छोटे नालों की मदद से नदी तक पहुंचती है। Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into the sea or an ocean. ज़्यादातर रिवर जमीन पे बहुत सारा डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली वो एक समंदर में जाके मिल जाती हैं। However, water of some rivers flow into lakes. वहीं कुछ छोटी नदियों का पानी झीलों में भी बहता है, यानी कुछ छोटी नदियां झील में जाके भी मिल जाती हैं। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स। बारिश के पानी से झील और तालाब भी भरते हैं। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। बारिश के पानी का एक हिस्सा मिट्टी के द्वारा भी सोख लिया जाता है। Some of this water is brought back into the air by process of evaporation and transpiration. और पानी के सूखे हुए कुछ हिस्से वापस से हवा में आते हैं evaporation और transpiration के प्रोसेस के थ्रू। The rest sips into the ground. और बाकी बचे हुए पानी के हिस्से, बाकी बचे हुए रेन वाटर के हिस्से जमीन के अंदर चले जाते हैं। Most of this वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और इसमें का ज़्यादातर हिस्सा हमें उपलब्ध होता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, वो पानी जो हम ज़मीन से निकालते हैं उस फॉर्म में। इधर हम वेल्स से निकालते हो, कुएं से निकालते हो या फिर हैंडपंप से निकालते हो। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। खुले जो कुएं होते हैं उनमें पानी ग्राउंड वाटर से आता है। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल। बहुत सारे झीलों के लिए भी ग्राउंड वाटर एक पानी का सोर्स है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई हैंड पम्प्स और ट्यूब वेल्स। हैंड पंप और ट्यूब वेल से जो पानी निकाला जाता है वो भी ग्राउंड वाटर ही है। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूब वेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। जितने ज़्यादा हैंड पंप या ट्यूबवेल एक एरिया में यूज़ होते हैं, हमें उतनी ही डीप खुदाई करनी पड़ती है ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। द लॉस इन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वरीसम। बहुत इस्तेमाल के कारण ग्राउंड वाटर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और यह एक चिंता का विषय है। पहेली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विथ यू। पहेली आपके साथ अपनी एक चिंता, अपना एक कंसर्न शेयर करना चाहती है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। ऐसे एरियाज़ में, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कम या बिल्कुल ही वेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल ही पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पे जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो बहुत जल्दी बह जाता है।
फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। तो पानी जब तेजी से बहता है तो मिट्टी का ऊपरी हिस्सा अपने साथ बहा ले जाता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कंक्रीट। और ऐसे भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सारी जमीन कंक्रीट से कवर्ड है, ईंटों और पत्थरों से कवर्ड है। दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। और चूंकि ज़मीन का सारा हिस्सा कंकड़ पत्थर से या ईंटों से कवर्ड है, जिस कारण जो रेन वाटर है वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। इससे भी जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है उस पर बुरा असर पड़ता है, वो अफेक्ट होता है। We now know that water brought back to the surface of earth by rain, hail or snow goes back to oceans. Thus, water from the oceans and surface of the earth goes into air as vapor, returns as rain, hail or snow and finally goes back to the oceans. This circulation of water in this manner is known as water cycle. तो हमने देखा कि जो भी पानी ज़मीन पे गिरता है या तो बारिश के थ्रू या ओले के थ्रू या बर्फ़बारी के थ्रू, वो वापस से ओशन को चला जाता है और ओशन से इवापोरेट होके जो वाटर वेपर है वो एयर में आता है और एयर से वापस वो रेन, हेल और स्नो के थ्रू फाइनली ज़मीन पे वापस आ जाता है और ज़मीन से वापस समंदर में चला जाता है। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है जो चलता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये समंदर और ज़मीन के बीच में चलने वाला वाटर का सर्कुलेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार होने वाला प्रोसेस है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और इससे ज़मीन पे जो पानी का सप्लाई है वो बना रहता है। व्हाट इफ इट रेन्स हेविली? क्या होगा अगर बहुत तेज बारिश हो? द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बारिश कितने देर तक होती है और कितनी होती है ये जगह पे डिपेंड करता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डेज। दुनिया के कुछ हिस्सों में पूरे साल भर बारिश होती है, वहीं कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ केवल कुछ दिनों तक ही बारिश होती है। तो यहाँ एक बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर है वाटर साइकिल का कि ये जो बादल हैं ये पहाड़ों पर इस तरह से बारिश कर रहे हैं, ये पानी वापस से बह के नदी के थ्रू ओशन में आ रहा है और यहाँ ओशन से वापस से इवापोरेट होके वाटर क्लाउड बन रहा है और ये क्लाउड स्काई में फ्लाई करके वापस से माउंटेन की तरफ आएंगे और ये एक साइकिल चलता रहेगा। सो लेट्स कम बैक। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे देश में ज़्यादातर बारिश मानसून के समय होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। बारिश से हमें राहत मिलती है, खास करके जब गर्मी के दिनों के बाद बारिश हो। द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। बहुत सारे अनाजों का बोना मानसून के आने पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। However, excess of rainfall may lead to many problems. Figure 14.10। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तब भी बहुत सारी समस्या आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ है हमारा फिगर 14.10। तो इस फिगर में दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और यहाँ पानी सड़कों पे आ गया है और लोगों के घुटने तक पानी है, उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी आधी डूबी हुई है। तो इस तरह की दिक्कतें हमें हो सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो। हेवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो नदी में, झील में और पोखर में जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड। और उसके बाद पानी बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा जिससे बाढ़ की समस्या हो जाएगी। The crop fields, forests, villages and cities may get submerged by water. अनाज के खेत, जंगल, गांव और शहर पानी में डूब जाएंगे। In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals,
प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारे देश में बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, फसल को, जो पालतू जानवर हैं उनको, प्रॉपर्टी को और आदमी को भी, ह्यूमन लाइफ को भी, बहुत सारी जाने जाती हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर। अगर बाढ़ आई है और पानी बहुत ही ज़्यादा है तो जो पालतू जानवर है वो भी पानी में बह जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। और ऐसा भी होता है कि एक पालतू जानवर किसी जगह पे फंसा रह जाता है, उसे खाना नहीं मिलता और जब तक पानी घटता है वो मर चुका होता है। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। बारिश से वैसे जानवर भी अफेक्टेड होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। 14.6 What happens if it does not rain for a long period? क्या होगा अगर बहुत समय तक बारिश ना हो तो? Can you imagine what would happen if it does not rain in a region for a year or more? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर किसी प्रांत में, किसी रीजन में अगर 1 साल या उससे अधिक तक बारिश ना हो तो? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. अगर बारिश नहीं होगी फिर भी जो सॉइल है वो पानी लूज करता रहेगा इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा। Since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry. अब चूंकि पानी बारिश के द्वारा नहीं आ रहा इसलिए जो सॉइल है वो सूखा पड़ जाएगा। The level of water in ponds and well of the region goes down and some of them may even dry. तो कुओं में और पोखर में पानी की कमी होने लगेगी और आगे जाके वे सूख जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर्स। सब लोग जब ग्राउंड वाटर पे डिपेंड कर जाएंगे ऐसे सिचुएशंस में तो ग्राउंड वाटर की भी कमी हो जाएगी। दिस में लीड टू ड्रॉट। और ऐसे सिचुएशन में सूखा पड़ जाएगा जिसे हम ड्रॉट कहते हैं। इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। तो जब सूखा पड़ता है तो आदमी के लिए खाना और जानवरों के लिए खाना जुटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट्स अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। आपने सुना होगा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में या फिर दुनिया में कहीं सूखा पड़ा हो तो। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़। क्या आपको पता है कुछ समस्याओं के बारे में जो लोग सूखे में पड़े होते हैं और वो कैसे कैसे समस्याओं, कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। What happens to the animals and the vegetation in these conditions? तो ऐसे कंडीशंस में उन पेड़ पौधों का क्या होता है और उन एनिमल्स का क्या होता है जो इसमें फंसे होते हैं। Try and find out this by talking to your parents and neighbors and by reading about this from newspapers and magazine. इसके बारे में अपने माता पिता से या फिर अपने नेबर्स से बात करके पता करें या फिर आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं। 14.7 How can we conserve water? हम पानी कैसे बचा सकते हैं? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. धरती पर उपलब्ध पानी का कुछ ही हिस्सा जानवरों के लिए, पौधों के लिए और हम ह्यूमंस के लिए उपयोगी है। Most of the water is in the ocean and it cannot be used directly. ज़्यादातर पानी का हिस्सा समंदर में है और उसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। When the level of the groundwater decreases drastically, it cannot be used anymore. अगर ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। The total amount of water on earth remains the same, but the water availability for use is very limited and is decreasing with over usage. धरती पर उपलब्ध पानी की मात्रा हमेशा समान ही रहती है, चेंज नहीं करती, लेकिन पानी जो हमारे लिए अवेलेबल है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, उसकी क्वांटिटी दिन पर दिन घटती जा रही है और इसका कारण है ओवर यूजेज। हम इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। और पानी की जो मांग है, जो डिमांड है, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। The number of people using water is increasing with rising population. तो जो लोग इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है वर्ल्ड का ओवरऑल।
In many cities, long queues for collection of water are a common sight. बहुत सारे शहरों में पानी के लिए लंबी कतारें देखना अब आम बात हो गई है. Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा भी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. और यही कुछ कारण है जो पानी की कमी के लिए जिम्मेदार हैं. Hence it is very important that water is used carefully. इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए. We should take care not to waste water. हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम पानी को बर्बाद ना करें. 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग. One way of increasing the availability of water is to collect rain water and store it for later use. पानी बचाने का एक तरीका है कि हम रेन वाटर को, बारिश के पानी को स्टोर करके रख लें और उसे बाद में यूज़ करें. Collecting rain water in this way is called rain water harvesting. और पानी को इस तरह से कलेक्ट करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है. The basic idea behind rain water harvesting is कैच वाटर व्हेन इट फॉल्स. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि पानी को तभी पकड़ लो जब वो गिरे. कैच वाटर व्हेन इट फॉल्स. तो पानी जब बारिश के रूप में धरती पे आ रहा है हम तभी उसको स्टोर कर लेते हैं. What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? तो वैसे पानी का क्या होता है जो कंक्रीट रोड्स पे या बिल्डिंग्स के ऊपर गिरती है. It flows into drains, isn't it? वो नाली से होकर बह जाती है ना. From there, water goes to rivers or lakes. और नाली से होके जो पानी है वो या तो नदी या फिर तालाब तक जाता है. Which could be far away. और ये जो नदी, झील या तालाब है ये हमसे काफ़ी दूर हो सकता है. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground. तो अब चूंकि पानी बह के नदी या झील में चला गया है तो इस पानी को वापस हमारे घर तक लाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगेगा. अब अगर पानी ज़मीन के अंदर गया होता तो हम इसे पंप से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन ये पानी चूंकि बह के नदी या तालाब में चला गया है तो हमें उसे वहाँ से वापस लाना पड़ेगा. Discussed here are two techniques of rainwater harvesting. Rooftop rainwater harvesting. तो एक टेक्निक है हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि हम अपने छत के ऊपर इस तरह से रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल आगे चल के कर सकें. In this system, the rainwater is collected from the rooftop to a storage tank through pipes. इस सिस्टम में पानी छत से लेकर इन पाइप्स के द्वारा इन स्टोरेज टैंक्स में स्टोर की जाती है. This water may contain soil from the roof and need filtering. इस पानी में छत पर जमा धूल भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है और इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमें फिल्टरिंग की आवश्यकता होगी. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. इन टैंक्स में पानी को स्टोर करने के बजाय ये पाइप्स डायरेक्टली एक गड्ढे में भी जा सकते हैं जो कि ज़मीन में बनी होगी. It then sips into the soil to recharge और refill the ground water. और पानी जब गड्ढे में जाएगा तो ये धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाने लगेगा और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर देगा, उसको फिल कर देगा और हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं पंप के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू. तो ये हमें फिल्टर्ड वाटर मिल जाएगा क्योंकि सॉइल के थ्रू ऑटोमेटिक फिल्टरिंग हो जाएगी पानी की. और वाटर को हार्वेस्ट करने का दूसरा मेथड है, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर. रोड के बगल में जो ड्रेन है, जो नाली है, उसमें जो पानी कलेक्टेड है उसे डायरेक्टली हम ज़मीन के अंदर जाने दें. यह एक दूसरा रास्ता है. तो ये ख़त्म होता है आपका चैप्टर 13 जो वाटर था. मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.